हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 119 से 118 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग है? पहला ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय स्वेज मार्ग, दक्षिण अमेरिकी मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि प्रशांत महासागरीय मार्ग। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग जो है कि आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। देखिए ये जो है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। विश्व की 25% समुद्री जहाज जो है कि इसी मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। देखिए विश्व में 50 बड़े समुद्री पतन में से जो है कि 30 पतन जो है कि इसी मार्ग पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जल संधि संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है? हार्मुज जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, जोहोर जल संधि, लुजोन जल संधि। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी जल संधि जो है कि संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है, ठीक है। तो कौन अलग करता है? तो ये करता है आपका हार्मुज जल संधि। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए बात आती है अब बाब अल मंडेव जल संधि की। ये जो है कि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से ये अलग करता है, ठीक है। लुजोन जल संधि ये जो है कि दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से अलग करता है। और आया ये जोहोर जल संधि, ये किससे अलग करता है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि जोहोर जल संधि जो है कि किससे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि भारत ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। दूसरा दिया गया है पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। देखिए ये बात किया जा रहा है आपका पाषाण काल के संबंध में, ठीक है। ये सही उत्तर का चयन करना है इसमें से। तो भारत में सर्वप्रथम जो है कि 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 कालों में कौन कौन से काल में विभाजित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये भी सही है आपका कि ये 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। दूसरा दिया गया है कि इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। ये बात किया जा रहा है निम्न पूरा पाषाण काल की, ठीक है। देखिए ये चीज़ें पूरा पाषाण काल के अध्ययन की दृष्टि से पुनः इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसमें से एक काल जो है कि आपका कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक है। इसके संबंध में ये पूछा जा रहा है। तो इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, शिकार करके अपना भोजन संग्रह करते थे, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ है। दूसरा दिया गया है कि कृषि का सबसे पहला एवं स्पष्ट प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है।
नवपाषाण काल के संबंध में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ है। बिल्कुल सही है। कृषि का सबसे पहला एवं स्पष्ट प्रमाण पत्र कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से ही मिला है। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस काल का मानव केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए ताम्रपाषाण काल में मानव केवल पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था। देखिए नहीं, पत्थर के साथ साथ किस चीज़ का उपयोग करता था वो? तो वो जो है कि तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करता था। ठीक है, पत्थर प्लस तांबा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि केवल पूछ रहा है ना, केवल पत्थर, तो पत्थर भी करता था और तांबा भी करता था। ठीक है, इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है। देखिए लैकोलिथ युग नहीं कहा जाता है, इस काल को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, लैकोलिथ नहीं, चाल्कोलिथिक, ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें पत्थर और तांबे की बात किया जा रहा है, तो तांबा जो है ना सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग किया गया था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतिरम पंकम मद्रास से। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है ना वहाँ से। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, ये चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा दिया गया कि इस सभ्यता में तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग एवं नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में ये पूछा जा रहा है, तो इसमें से देखिए पहला क्या बोला गया है कि यह सभ्यता सुविकसित कांस्य युगीन ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, देखिए यह सभ्यता जो है कि एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये नगरीय थी। ठीक है, इस सभ्यता में तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग एवं नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। देखिए ये आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है, दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ। दूसरा ये दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता का विस्तार है वो कहाँ कहाँ हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान में, भारत में और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में हुआ है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक पूरा स्थल है कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में नहीं पाए गए हैं, वो पाए गए हैं आपके अपने भारत में। ठीक है, तो ये तो पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल 1 सही है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। दूसरा ये दिया गया है, लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र तथा पूर्व में निचला नगर था। लोथल के संबंध में क्या क्या सही है वो देखना है। देखिए लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए लोथल है कहाँ पे ये बताइए आप लोग? लोथल है आपका गुजरात में। ठीक है, देखिए ये भोगवा नदी के किनारे है ये लोथल। यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के दांत, 3 युग्मित समाधियाँ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से लोथल से। तो ये हो जाएगा आपका
तीसरा ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कौन? भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, ये पूछा जा रहा है। इस नगर से 16 जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं 16 जलाशयों के प्रमाण? यहाँ से स्टेडियम एवं सूचना पट्ट का प्रमाण पत्र भी मिला है। कहाँ से ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है आपका धौलावीरा से। ए ऑप्शन आपका सही है। धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये है आपका गुजरात में। कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। बनावली ये हिसार हरियाणा में है। और कोटदीजी ये है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पूरा स्थल से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा, चनहुदड़ो, कोटदीजी, रंगपुर। किस पूरा स्थल से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है आपका चनहुदड़ो से। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ से और किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है, काजल भी मिला है, पाउडर भी मिला है और कंघा भी मिला है। ठीक है, चनहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। सैंधव समाज को विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग में बांटा गया था। ऐसा माना जाता है कि सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए इसमें से असत्य कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो था पितृसत्तात्मक था। नहीं, ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो पितृसत्तात्मक नहीं था। ये था आपका क्या? ये मातृसत्तात्मक था। यही वाला गलत है। सैंधव समाज को विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग में बांटा गया था। बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो असत्य कथन जो है कि आपका पहला हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। बादशाहनामा हुमायूं के काल में लिखी गई थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण बाबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए बादशाहनामा ये हुमायूं के काल में लिखी गई थी? नहीं, ये जो है कि शाहजहां के काल में बादशाहनामा लिखा गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है कि बाबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है कि अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आपका दोनों गलत हैं। ठीक है, ये हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? डाक विभाग, वित्त विभाग, गुप्तचरी विभाग, सैन्य विभाग। देखिए मुगल काल की बात की जा रही है, उसमें हरकारों का संबंध किस विभाग से था? तो देखिए मुगल काल में हरकारों का संबंध जो है कि डाक विभाग से था। ठीक है, और इन्हें कशीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो। आलमगीरनामा इस नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है कि किया गया मोहम्मद काजिम के द्वारा। इनके द्वारा जो है कि औरंगजेब के शासन के पहले
जो 10 वर्षों के इतिहास का संकलन जो है कि आलमगीर नामा के नाम से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? वर्ष 1976 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1986 में। तो देखिए हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो है कि विश्व पुरातत्व स्थल में घोषित किया गया 1986 में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए हम्पी कहाँ पे है? तो ये जो है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है। दूसरा दिया गया है डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। इसमें से जो है कि सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है। बिल्कुल सही है कि अब्दुल रज्जाक ने लिखा है विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण। डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। देखिए ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो किस सूफी संत को सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था इनको निजामुद्दीन औलिया को। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मजार कहाँ है? अजमेर, आगरा, संभल, दिल्ली। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मजार कहाँ पे है? तो देखिए इनका मजार है आपका दिल्ली में। ये जो है कि आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, ये शेख फरीद के सर्वाधिक विख्यात शिष्य थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बदायूं में हुआ था 1236 ईस्वी में। ठीक है, इनका दरगाह कहाँ पे? तो ग्यासपुर, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मसूत्र का लेखक कौन है? बादरायण, गौड़पाद, कपिल, शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके बादरायण। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए वेदांत दर्शन का प्रमुख आधार जो है कि बादरायण द्वारा रचित ये ब्रह्म सूत्र है। देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसे टीले जो हवा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमावों से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, बरखान, लोएस, पेडिमेंट। देखिए ऐसे टीले जो कि हवा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमावों से बनते हैं उसे हम कहते हैं बालू का स्तूप। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का क्वेश्चन है कि जौहर प्रथा किन में प्रचलित थी? सिखों में, पठानों में, मराठों में, राजपूतों में। तो जौहर प्रथा किस में प्रचलित थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।